Good morning, students. Today we are going to start our new chapter in history, that is chapter number 3, the making of a global world. अब ये जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर में टोटल जो है 4 टॉपिक हैं, लेकिन उन 4 टॉपिक के अंदर भी जो एक एक टॉपिक है उसमें भी सब टॉपिक्स हैं। मतलब ये चैप्टर काफी ज्यादा लेंदी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ग्लोबल वर्ल्ड हम जो नाम जैसा चैप्टर का बताया गया है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल जो वर्ड है ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। ग्लोबल हम किसको बोल सकते हैं जब पूरा वर्ल्ड जो है एक छोटे से गांव की तरह कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उन दोनों पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ट्रेड की वजह से वो डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है। मतलब फिजिकल डिस्टेंस तो रहता ही है, लेकिन ट्रेड की वजह से ऐसे रिलेशंस बनते हैं कंट्रीज के बीच में, एकदम ऐसे रिलेशन हो जाते हैं कि उनकी दूरियां जो है खत्म हो जाती है। तो किस तरीके से पूरी दुनिया ट्रेड की वजह से एकदम एक दूसरे के क्लोज आ गए सारे कंट्रीज, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड जब बनने लगा, मतलब पूरी दुनिया एक होने लगी, सब एक दूसरे से मिलने लगे ट्रेड की वजह से, तो क्या क्या चेंजेस आए। और उन चेंजेस में कुछ कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हुए थे और कुछ जो है नेगेटिव चेंजेस भी आए थे। तो वो सब हम देखेंगे इस चैप्टर में, द चैप्टर नंबर 3, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब इसमें जैसे हम देखें, हमारा पहला जो टॉपिक आता है, वो पहला टॉपिक हमारा है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आज का जो वर्ल्ड है ये मॉडर्न वर्ल्ड है। और जब से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आने लगी, इन्वेंशन हुए, टेक्नोलॉजीज जो मशीनरीज के इन्वेंशन होने लगे, पेट्रोल डीजल वाले इक्विपमेंट्स के इन्वेंशन होने लगे। इसके पहले का जो वर्ल्ड था, जब सब कुछ हाथ से फिजिकली करना पड़ता था, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी, और अगर बड़ी बड़ी मशीनें होती भी थी तो उनको भी जो है वर्कर खुद अपने हाथों से चलाते थे। वो पेट्रोल डीजल से चलने वाली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनें उस जमाने में नहीं थी। तो वो जो एंशिएंट टाइम था, मॉडर्न टाइम से पहले वाला जो टाइम था, उस टाइम पे वर्ल्ड कैसा था? क्योंकि उस टाइम पे व्हीकल्स भी नहीं थे, कोई ट्रक ट्रेलर, हवाई जहाज, रेलवे, ट्रेन, ये सब कुछ नहीं था। उस जमाने में जितना भी ट्रेड चलता था वो खाली कैसे चलता था, या तो शिप के थ्रू चलता था, बोट्स के थ्रू चलता था, या फिर जो भी ट्रेड एक्टिविटी अलग अलग कंट्रीज के बीच में होती थी तो उसके लिए कारवांस चलते थे। कारवांस कैसे होते थे पहले के जमाने में, कि जैसे जो बड़े बड़े साहूकार होते थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे, उनके पास बहुत सारे कैमल्स होते थे, नहीं तो बहुत सारे हॉर्सेस होते थे। तो वो लोग ट्रेड में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता था, वो गुड्स जो है पूरा पूरा अपने कैमल्स के ऊपर, हॉर्सेस के ऊपर जो है लोड कर देते थे, और फिर लाइन से पूरे पूरे जितने भी उनके कैमल्स या हॉर्सेस होते थे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जो है ट्रेवल करते थे। और इस तरीके से एनिमल्स को यूज किया जाता था उस जमाने में, और एनिमल्स के थ्रू जो है अलग अलग कंट्रीज में ट्रेवलिंग जो है किया जाता था और ट्रेड एक्टिविटीज होती थी। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न टाइम से पहले वाला जो वर्ल्ड था, उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है सिल्क रूट। सिल्क रूट, इस रूट को ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ऐसा फिजिकल लैंड वाला रूट था जिस रूट से यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया और जो भी एशिया के दूसरे कंट्रीज थे, चाइना, इंडो चाइना, ये सारे कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड थे इस एक रूट की वजह से। और सबसे ज्यादा ट्रेड एक्टिविटीज के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का और ट्रैवलिंग का काम होता था, वो इस लैंड रूट की तरफ से किया जाता था। ये एक लैंड रूट था उस जमाने में, इसको बोला जाता है सिल्क रूट। इसको हम डिटेल में अब देखेंगे आगे। फिर आता है फूड ट्रेवल्स। फूड ट्रेवल्स जो था कि भाई जैसे जैसे ट्रेड एक्टिविटी है एक देश से दूसरे देश में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होने लगी, तो सबका देखो खाना पीना भी अलग अलग था। इंडिया का कल्चर अलग, इंडिया का खाना पीना अलग, अमेरिका का कल्चर अलग, चाइना का कल्चर अलग, चाइना का खाना पीना अलग। तो जब अलग अलग कंट्रीज में आना जाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे वहां का जो फूड आइटम था, जो वहां की खाने पीने की चीजें थी, वो भी धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी। इसको बोला जाता है फूड ट्रैवल्स। और फिर आता है डिजीज एंड ट्रेड। देखो जब अच्छी चीजें आने लगती है और अगर उसमें हम कोई सावधानी ना रखें, कोई ध्यान ना रखें, तो फिर बुरी चीजें, जो गंदी चीजें हैं, वो भी आना जाना शुरू कर देती है। जैसे इतना ज्यादा ग्लोबल ट्रेड आज के जमाने में हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, एक चाइना में कोरोना वायरस शुरू हुआ और धीरे धीरे चाइना के साथ ट्रेड करते करते जितनी भी कंट्रीज थी
ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह कोरोना वायरस ने अपने पैर जो है फैला लिए। तो उस जमाने में भी जो ये महामारियां होती थी, बीमारियां फैलती थी, तो किसी एक देश में बीमारियां होती थी तो ट्रेवलिंग की वजह से, ट्रेड एक्टिविटीज की वजह से वो एक देश से दूसरे देश में भी फैल जाया करती थी। लेकिन ये है कि उस जमाने में इतना ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, इसलिए उन डिजीज को किसी दूसरे कंट्री तक पहुंचने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाया करता था। आज के जितना फास्ट जो है वो डिजीज नहीं फैल सकती थी। तो अपना जो पहला टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसके अंदर हम देखेंगे सिल्क रूट, फिर फूड ट्रेवल्स एंड डिजीज एंड ट्रेड, किस तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो ट्रैवल हुए। कैसे हुआ था, इसके बेनिफिट क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, सारा चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले ये तो पता चले भैया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो अगर इकोनॉमिक डेफिनेशन देखा जाए ना, तो ये क्या होता है, बिजनेस का स्प्रेड होना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही होता है ग्लोबलाइजेशन? नहीं, इससे क्या होता है, आइडियाज का भी स्प्रेड होना, ट्रेड का स्प्रेड होना, माइग्रेशन, मतलब लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं। किस चीज के लिए भैया? अच्छे जॉब्स के लिए, अच्छा जिंदगी जीने के लिए। और क्या, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब लोग जो है वो अपना जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में जाके इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एंशिएंट टाइम से ही ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और प्रिस्ट, मतलब कि साधु संत वगैरह, ये लोग ट्रैवल करते थे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। किस चीज के लिए? नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। तो जब ये ट्रैवल करते थे तो कुछ कैरी करते थे साथ में, हाँ, आइडियाज, स्किल, गुड्स, मनी, इन्वेंशन बोले तो जैसे कि कोई ट्रैवल करता था कोई नया कंट्री, तो वहां के लोगों को पता चलता था कि अच्छा अगला कंट्री में कुछ इन्वेंट भी हुआ है। और साथ ही साथ ये लोग क्या कैरी करते थे? जर्म्स, डिजीज, ये सब भी। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है ना, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें हमें 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है हमारा सिल्क रोड। तो चाइना जो है ना, पहले ना एक हब था, मतलब एक सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का। चाइना से ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये लोग कनेक्टेड थे, और भी दूसरे कनेक्टेड थे कंट्रीज चाइना से। और ऐसा नहीं है भैया कि एक ही सिल्क रूट है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना, बहुत सारे सिल्क रूट है। और सिल्क रूट जो है ना, वो क्रिश्चियन एरा से भी पहले एग्जिस्ट करता था और 15th सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया था। और एक चीज याद रखना, 3 चीज ट्रैवल करता था सिल्क रोड से। पहला चीज चाइनीज पॉटरी और सिल्क। कहां से ट्रैवल होता था ये? चाइना से दूसरे कंट्रीज में। दूसरा क्या, गोल्ड और सिल्वर जो है वो यूरोप से कहां ट्रैवल करता था? एशिया मार्केट में। तीसरा क्या, रिलीजियस ग्रुप, कौन कौन? क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज्म, ये लोग भी ट्रैवल करते थे सिल्क रूट से, ठीक है। ये था पहला टॉपिक। अब दूसरा छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो है फूड ट्रैवल्स, खाना के बारे में हम देखते हैं। तो जो नूडल्स हम ठूस ठूस के खाते हैं ना, ये इंडिया में पहले नहीं था। कहां से आया रे? चाइना से, ठीक है भैया। कॉमन फूड जैसे क्या, पोटैटो, चिल्ली, टमाटर, मेज, सोया, ये सब जो है ना, ये यूरोप और इंडिया में पहले से नहीं था, ठीक है। ये ट्रेड रूट के द्वारा ही हमें पता चला है कि आलू वगैरह भी होता है, टमाटर वगैरह भी होता है। तो यूरोप में ना पहले कुछ खाने को ज्यादा था नहीं। जब उनको पोटैटो के बारे में पता चला, आलू के बारे में पता चला, तो वो लोग ना अब अच्छे से खा पाते थे और ज्यादा दिन जिंदा भी रहते थे। तो यूरोप का एक कंट्री है आयरलैंड, वहां पे लोग इतना डिपेंडेंट हो गए ना पोटैटो पे, मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि एक बार जब डिजीज जो है, वो जो फसल होता है ना पोटैटो का, उसको बर्बाद कर दिया, तो लोगों के पास कुछ खाने को नहीं था। ये बात है मिड 1840s का। लोगों के पास कुछ खाने को नहीं था, तो लोग जो है वो स्टारवेशन से ही मर गए, मतलब भूखमरी से ही मर गए। इसको हम बोलते हैं इरिस फेमाइन। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारा तीसरा छोटा टॉपिक, कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट मतलब होता है कब्जा करना। तो देखो, यूरोपियंस जो है ना, ये डिस्कवर किए थे सी रूट के द्वारा एशिया को और अमेरिका को। कब? 16th सेंचुरी में, ठीक है, डेट याद रखना, 16th सेंचुरी। तो इससे फायदा क्या हुआ पता है यूरोपियंस को? सबसे पहले तो ट्रेड में इन लोगों को बहुत ही ज्यादा मुनाफा होने लगा। इनका ट्रेड जो है ना बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो गया।
दूसरा, ये लोग ना सेटअप स्टार्ट कर दिए कॉलोनीज वगैरह, मतलब दूसरे दूसरे देश में जाके कब्जा वगैरह करना चालू कर दिए। और उस टाइम पे ना अमेरिका के पास बहुत ही ज्यादा मिनरल्स था, उसके बाद बहुत ही ज्यादा क्रॉप्स उगते थे उनके पास। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब यूरोपियंस क्या करते थे, ये लोग ना फूड और मिनरल्स अमेरिका से लेते थे और दूसरे दूसरे कंट्री ये लोग भेजते थे। तो इससे फायदा ये हुआ कि लोगों का जो लाइफ है ना बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म होने लगा, लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने लगा। मिड 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में ये लोग क्या किए थे, एशिया और अमेरिका का सी रूट पता किए थे। मिड 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज और स्पेनिश, जो कि कौन है ये लोग, यूरोप के ये लोग, ठीक है, वो लोग स्टार्ट किए कॉलोनाइज करना अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किए, मतलब वहां पे जाके कब्जा करना स्टार्ट कर दिए। किस चीज से, बंदूक का यूज नहीं करके भैया, कैसे, डिजीज वो लोग जाके इंट्रोड्यूस करा दिए। अब देखो ये बहुत ही अच्छा कहानी है, इसको अच्छे से सुनना, मतलब इंटरेस्टिंग कहानी, अच्छा क्या है, इंटरेस्टिंग है। यूरोपियंस जो है ना, उनको पता था कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, उनके पास पहले ही स्मॉल पॉक्स आ चुका था। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है ना, इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, और चिकन पॉक्स जब आपको एक बार हो जाएगा ना, तो दोबारा होने का चांस बहुत ही रेयर होता है। क्यों पता है, हमारा बॉडी ना एक इम्यून सिस्टम तैयार कर लेता है उसके लिए कि दोबारा आएगा तो हम लड़ाई करते हैं, ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम मतलब लड़ाई करता है। तो यूरोपियंस को तो पता था कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, तो उन लोग के पास इम्यूनिटी था, लेकिन अमेरिका को घंटा से पता था कि क्या होता है स्मॉल पॉक्स। तो यूरोपियंस ना जाके क्या कर दिए, वहां पे एक इंट्रोड्यूस करा दिए डिजीज वगैरह। इससे क्या हुआ, जो डिजीज था ना स्मॉल पॉक्स, ये बड़े बड़े होल कम्युनिटी को ही साफ कर दिया। कहाँ पे, बहुत सारे जगह पे अमेरिका में। तो इससे क्या हुआ, यूरोपियंस को बंदूक वगैरह का यूज भी नहीं करना पड़ा, और ये लोग आराम से अमेरिकन को कैप्चर कर लिए बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देखो 19th सेंचुरी तक यूरोप जो है ना, ये सफर तब भी कर रहा था पॉवर्टी से, डिजीज से, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से। और 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना जो है ना, ये लोग रिचेस्ट कंट्री थे पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। तो चाइना भैया ना, इसको पता नहीं सदमा लग गया, ये अपना रेस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रेड ओवरसीज के साथ, मतलब बाहर दूसरे दूसरे कंट्री के साथ अपना ट्रेड बहुत ही कम कर दिया, और ये आइसोलेशन में चला गया, मतलब जो है सो अपना अलग रहने लगा, ट्रेड वगैरह ज्यादा नहीं करने लगा। इससे क्या हुआ, चाइना का रोल घट गया। चाइना मैंने पहले क्या बताया था, एक मेन सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का, लेकिन अब उसका रोल ही खत्म हो गया क्योंकि वो ट्रेड ज्यादा नहीं करता था। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका जो है ना, उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि वहां पे मैंने क्या बताया था, बहुत ही ज्यादा मिनरल्स था और बहुत ही ज्यादा क्रॉप था, मतलब बहुत ज्यादा जमीन है उनके पास। ठीक है, तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है ना, ये शिफ्ट हो गया, कहां से, जो चाइना में था ना, अब वो यूरोप में